हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों मैं रविकांत कुमार आपके लिए मैं जो एसएससी सीजीएल का जीके जीएस का जो पीवाईक्यू है जो कि 2023 में पूछे गए थे, 2023 में पूछे गए थे, मैं उसका एनालिसिस आपको करवा रहा हूं। और इसके पहले मैंने आपको 14 जुलाई का जो चारों शिफ्ट था वो मैंने आपको करवा दिया और 17 जुलाई का मैंने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करवा दिया। आज मैं आपको करवाऊंगा जो 17 जुलाई 2023 का जो शिफ्ट थर्ड है उसको उसके जो प्रश्न है मैं वो आपको करवाऊंगा। और ये सीरीज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज में सिर्फ मैं आपको पीवाईक्यू नहीं करवाता, बल्कि मैं ये सीरीज में आपको पीवाईक्यू का कंपाइलेशन देता हूँ। आने की मान लो कोई टॉपिक से आपका प्रश्न आया, मान लो हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, ठीक है, तो उसका कोई प्रश्न आया तो प्रश्न के बारे में और अभी तक किस तरह के पीवाईक्यू पूछे गए हैं मैं वो सारे डिस्कस करूंगा। और अगर मान लो कोई करंट अफेयर है, ठीक है, तो वो करंट अफेयर प्रेजेंट में किस तरह का पूछा जाएगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। तो देखो, करंट अफेयर तो बहुत पढ़ना है, लेकिन आपको कौन सा करंट अफेयर पे ध्यान देना है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कौन सा करंट अफेयर करके जाना है। ऐसे तो करंट अफेयर बहुत है, लेकिन एग्जाम कौन सा टॉपिक से पूछता है, ओलंपिक से पूछता है या तो फिर एशियन गेम से पूछता है, किससे पूछता है, तो अभी किस तरह का पूछेगा, ठीक है, लेटेस्ट वाला क्या करंट अफेयर उसका है मैं वो आपको करवाऊंगा। और मान लो ज्योग्राफी से कोई प्रश्न आए तो मैं ज्योग्राफी का जो प्रश्न आया मैं उसका पूरा डिटेल इन डेप्थ दूंगा और ये भी बताऊंगा कि पीवाईक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और ये सीरीज करने के बाद आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस देखोगे, ठीक है, आपका नंबर बूस्ट करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलिए अपने इस सीरीज की ओर, इस सीरीज का जो पहला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला सवाल है ये है कि हु वाज अवार्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021। सवाल ये कह रहा है कि किन्हें अवार्ड दिया गया था मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021। तो ये अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया था। लेकिन आप मुझे पूछोगे क्या ये इंपॉर्टेंट है अनिल प्रकाश जोशी, मैं बोलूँगा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सवाल है आउटडेटेड हो चुका है। ये करंट अफेयर उस समय के लिए था, लेकिन सवाल आपसे किस तरह से पूछेगा, तो अभी कौन है, मतलब अभी ये अवार्ड जो दिया गया है, कौन सा अवार्ड, ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस जो इस टाइम दिया गया वो किन्हें दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो देखो, करंट अफेयर बहुत करना था, लेकिन आपको ये वाला करके जाना है क्योंकि इसके आधार पर पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो ये जो अवार्ड दिया गया है 2023 में दिया गया है वो किन्हें दिया गया है, तो वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं अगर पूछूं कि ये जो नरगिस मोहम्मदी है, ठीक है, वो कौन है, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये पिक्चर है नरगिस मोहम्मदी का। ये जो पिक्चर है वो किनका है, नरगिस मोहम्मदी का है। और नरगिस मोहम्मदी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि नरगिस मोहम्मदी को जो अबर नोबेल पीस प्राइज होता है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज ये इन्हें प्राप्त हुआ है। और नोबेल पीस प्राइज इन्हें प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अबर जो था मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस वो किन्हें दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं पूछूं कि ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस है वो किस लिए दिया जाता है और कब दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो आपका अवार्ड है वो इसका शुरुआत हुआ था 2005 से शुरू हुआ था, ठीक है, 2005 से इसका स्टार्ट हुआ था। और ये जो समाज है, ठीक है, उसमें जस्टिस के लिए या तो पीस के लिए जो अपना योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इनका जो अभी 2023 में जो ये प्राइज़ मिला है किन्हें मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, वो सबसे पहले इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 1900 में इसका शुरुआत किया गया था। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, तो 1901 में दिया गया था। और अगर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि जो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, वो कितने फील्ड में दिए जाते थे जब इसका शुरुआत होता, तो ये 5 फील्ड में दिए जाते थे। और ये 5 फील्ड कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, पहले दिया जाता था ये लिटरेचर में, ठीक है, और दूसरा ये पीस के लिए दिया जाता था, और तीसरा आपका फिजिक्स के लिए दिया जाता था, ठीक है, और जो चौथा केमिस्ट्री के लिए दिया जाता था, ठीक है, और 5th जो है वो आपका मेडिसिन के लिए दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, अभी कितने फील्ड में, तो अभी 6 फील्ड में दिए जाते हैं। और जो छठा है सो कौन सा है, तो इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया, तो इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया था 1967 में, ठीक है। लेकिन इस पर शुरुआत कब किया देना, तो 1969 से शुरुआत किया गया नोबेल प्राइज़ देने के लिए, ठीक है। तो अभी कितने फील्ड में दिए जाते हैं, तो अभी 6 फील्ड में दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि जो नोबेल प्राइज़ है सो हर ईयर कौन से मंथ में दिए जाते हैं, तो ये अक्टूबर महीना में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस बार जो 2023 में
में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था और कौन कौन सा क्षेत्र में किसको मिला था, यानी कि लिटरेचर में किसे मिला था, पीस में किसे मिला था, फिजिक्स में किसे मिला था, केमिस्ट्री में किसे दिया गया था, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। नोबेल प्राइज़ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यानी कि आप कोई करंट अफेयर करो या नहीं करो, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया ये आपको करके जाना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताऊँ। सबसे पहले अगर मैं पूछूँ आपसे कि केमिस्ट्री में किन्हें किन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज़, ठीक है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कौन कौन? तो ये मोंगी जी बावेंडी को दिया गया था, लुइस ई ब्रस को दिया गया था और फिर एलेक्सी इक्यूमोय दिया गया था। तो देखिए आपको इतना नहीं याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको याद करने का। इसका पहला लेटर आप उठाओ, ये एम हो गया, ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर उठाओ तो ये हो गया एल हो गया, इसका ए उठाओ, क्या हो गया आपका MLA, ठीक है। ये वो MLA नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये नहीं है, ठीक है, ये आपका ट्रिक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ट्रिक से MLA से आप कर लोगे, ठीक है। अगर मतलब स्टार्टिंग में M है, उसके बाद L है, उसके बाद A है, तो आप इसको कर लोगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप, मतलब कि केमिस्ट्री का आपको याद रखना है MLA, ओके। और अगर मैं पूछूं आपसे कि फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें किन्हें दिया गया था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें किन्हें दिया गया था, तो सबसे पहले प्यारे, ठीक है, प्यारे को दिया गया था, फ्रैंक और NAL हुलियर, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कि इसको कैसे याद रखा जाता है। तो इसको क्या, देखो प्यारे जो है ना, प्यारे, वो प्यारे कब लगा, जब वो फेरन, इसको मैंने फेरन लवली कर दिया, ठीक है, फेरन लवली आपको पता होगा, ठीक है, फेरन लवली लगाया तो प्यारे लगने लगा, ठीक है, और अपना हुलिया चेंज कर लिया। यानी कि मैंने इसको कैसे याद किया है कि जो प्यारे है सो फेरन लवली लगा करके अपना हुलिया चेंज कर लिया। इस तरह आप फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो याद रख सकते हो। क्या चीज़? प्यारे फेयर एंड लवली लगा करके अपना हुलिया चेंज कर लिया, ठीक है। देखो आपको याद रखना है, आप ये नहीं कि आप वहाँ जा करके डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखोगे, ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना है, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। सिर्फ मतलब ध्यान रखो कि वहाँ जाकर टिक हो जाना चाहिए, बस इतना ही आपका काम है, इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री मैंने आपको क्या बताया, MLA याद रखना, काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फिजिक्स मैंने आपको क्या बताया, फिजिक्स बताया कि प्यारे फेयर लवली लगा करके अपना हुलिया चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये है जो मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, ठीक है, कैटेलिन और विस्मैन को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो मैं क्या इसको कैसे याद रखूँ, जो मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन जो 2023 में नोबेल प्राइज जो दिया गया था उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो, ओके। तो देखो यहाँ पे देखो ये विस्मैन है, अगर कोई काटेगा, ठीक है, मान लो कि कोई सांप है, ठीक है, आपको वो बाइट कर लेता है, काट देता है, ठीक है, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, विष फैल जाएगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन के अंदर का आता है, ऐसे काट लिया विष फैल गया। तो मैंने इसको कैसे याद रख लिया कि मान लो कोई काटा, ठीक है, काटने से क्या होगा, विष फैल जाएगा। तो कैटलिन और विस्मैन, ऐसे मैंने मेडिसिन का याद रख लिया, ठीक है, आप भी याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि साहित्य के क्षेत्र में किसे में दिया गया था, यानी कि लिटरेचर में जो नोबेल पुरस्कार था वो किसे दिया गया था, तो लिटरेचर के लिए किसे देगा, जॉन फासे। अब एक बात बताओ, देखो आप देखोगे जो लिटरेचर पढ़ता है वो उसमें जो साहित्य इतना अच्छा चीज़ है कि साहित्य में एक बार जो अंदर जाता है उसी में फंस कर रह जाता है, इतना इंटरेस्टेड रहता है वो, ठीक है। तो फौसे से फासे कर लो, ठीक है, जॉन फासे, मतलब जॉन साहब जो थे वो भी फंस गए थे साहित्य के चक्कर में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं पूछूँ कि इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया था, तो ये इकोनॉमिक्स में क्लोडिया गोल्डिन को दिया गया था, ठीक है। ये तो गोल्डिन याद रखो, गोल्ड किससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से, ठीक है, मतलब कितना गोल्ड है, जितना इकोनॉमिक्स अच्छा रहेगा उतना अच्छा गोल्ड रहेगा, तो ये आप इस पर ध्यान रख सकते हो। तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री बताया, क्या याद रखो, MLA। उसके बाद मैंने फिजिक्स में क्या बताया, प्यारे फेयर लवली लगा करके अपना हुलिया चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मेडिसिन में आपको क्या बताया, तो मेडिसिन में क्या होता है, विस्मैन, और विस्मैन कैसे फैला, विस्मैन कैसे बना, जब उसको काट लिया, कैटेलिन विस्मैन को मैंने आपको बता दिया। फिर नोबेल में मैंने क्या बताया आपको, तो जो फंस गए थे जॉन फासे, और इकोनॉमिक्स में क्या बताया, क्लोडिया गोल्डिन, ठीक है। तो मैंने एक एक करके आपको सारे इंपॉर्टेंट करवा दिए, ठीक है। जो नोबेल प्राइज से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे, पूछे जा सकते हैं, वो मैं यानी कि नोबेल प्राइज से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। और मैंने ये भी आपको करवा दिया कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस अब 2023 में किसे दिया गया। यानी कि जब मैं आपको पहला प्रश्न करवाया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, तो मैंने सबसे पहले ओलंपिक का बेसिक करवा दिया, ओलंपिक से रिलेटेड करंट अफेयर करवा दिया, जो प्रश्न पूछे थे उससे रिलेटेड भी करंट अफेयर करवा दिया, ठीक है। इसी तरह मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि द फॉल डांस इज कुम्मी, द फॉल डांस इज कुम्मी इज परफॉर्म्ड बाय द वीमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट। कहता है जो कुम्मी, जो कि एक फॉल डांस है, जो कि वीमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो कौन सा स्टेट में परफॉर्म होता है वो पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये कुम्मी डांस को परफॉर्म कर रही है हमारी भारतीय महिलाएं, ठीक है। और तो ये जो कुम्मी डांस किस तरह परफॉर्म किया जाता है, तो कुम्मी डांस
एक सर्कल बना करके, जैसे कि ये सब जो है, ये सर्कल बना हुआ है, इन लोग का एक सर्कल बना हुआ है, ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो सर्कल बना करके परफॉर्म किया जाता है कुम्मी डांस को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं तमिलनाडु में और 2 इंपॉर्टेंट आप फोल्क डांस का नाम बताओ, तो क्या होगा वो दोनों? तो आपको एक ध्यान रखना है कुम्मी, कुम्मी तो हो गया, और एक कोल्लट्टम ध्यान रखना है, ठीक है, कोल्लट्टम। और एक और आपको ध्यान रखना है कावेड़ी, ठीक है। 2 डांस आपको ध्यान रखना है फोल्क डांस, कोल्लट्टम और कावेड़ी, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपको सबसे पहले कुम्मी याद रखना है। और कुम्मी कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो ये सर्कल बना करके परफॉर्म किया जाता है कुम्मी डांस को। और 2 और डांस आपको याद रखना है फोल्क डांस, एक कोल्लट्टम और एक कावेड़ी, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे कि जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में आपको कौन कौन से फोल्क डांस याद रखना है? और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ तो घूमर, क्या है, घूमर, ठीक है, घूमर सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे पूछूं कि जो घूमर डांस है, ये फोल्क डांस है, उसको कौन सा ट्राइब परफॉर्म करता है? तो इसको करता है भील। कौन सा ट्राइब करता है? भील। और जो भील ट्राइब है इसमें, सो जब गॉडेस सरस्वती का वर्षिप होता है उस समय ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और मैं आपसे अगर पूछूं कि भारत जो है, हमारा प्यारा भारत, उसमें सबसे अधिक कौन सा ट्राइब पाया जाता है, ठीक है, मतलब जो पॉपुलेशन है सबसे अधिक कौन सा ट्राइब का है, तो वो है भील का, ठीक है। इसके बाद फिर आपका गोंड है, और गोंड के बाद हो जाता है संथाल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है फोल्क डांस आपको ध्यान रखना है के बारे में, तो आप एक याद रखो, सुई सिन्नी। क्या चीज़? सुई सिन्नी आप ध्यान में रखो। और इंपॉर्टेंट जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। फिर आपको एक ध्यान रखना है कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया। और कालबेलिया जो यहाँ पे डांस है, ठीक है, ये एक फोल्क डांस है। और मैं पूछूं कि कालबेलिया को यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को टेंजिबल हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया था, तो 2010 में शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या 2010 में कोई और फोल्क डांस है जिसे शामिल किया गया था यूनेस्को टेंजिबल हेरिटेज साइट्स में? हाँ, एक और नृत्य आपको ध्यान रखना है, जो कि कौन सा है, छऊ, ठीक है। छऊ नृत्य को भी शामिल किया गया था। और छऊ 3 स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। तो और मैं आप अगर पूछूँ कि जो भवाई है, ठीक है, जो भवाई फोल्क डांस है, ये ओरिजिनेट कहाँ से किया है, ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो इसका ओरिजिनेशन जो हुआ है, ये जहाँ कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, तो इसका उत्पत्ति हुआ है गुजरात से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये परफॉर्म कहाँ किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है आपका राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। मैंने भवाई बता दिया, कालबेलिया बता दिया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि एक और डांस है वहाँ पे फोल्क डांस राजस्थान का, वो है गंगोर। कौन सा है? गंगोर, ठीक है। तो गंगोर वहाँ पे फेस्टिवल बनाया जाता है और ये फोल्क डांस भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। और 2 और ध्यान में रखो आप, एक और होता है ख्याल, ठीक है। और एक और आप ध्यान में रखो, जो राजस्थान में फोल्क डांस है उसको कहते हैं 13 ताली। क्या कहते हैं? 13 ताली, ठीक है। इतने जो फोल्क डांस है वो राजस्थान के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो मैं ये प्रश्न बताते थे, मैंने इसमें आपको राजस्थान के सारे डांस और इंपॉर्टेंट जितने भी फोल्क डांस है जो PYQ में पूछे गए, मैं वही करवाता हूँ, ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको करवा दिया तमिलनाडु का, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि झारखंड में कौन कौन सा फोल्क डांस परफॉर्म किया जाता है। और झारखंड में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोल्क डांस पता होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सो कौन सा है, पाइका है, ठीक है। और पाइका जो है ये सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं। और पाइका डांस में क्या होता है कि इसमें जो मेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सैनिक का वेशभूषा धारण करते हैं और ये डांस को परफॉर्म करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कर्मा। क्या इंपॉर्टेंट है? कर्मा। और जो कर्मा फोल्क डांस है, ठीक है, ये झारखंड की जो बहनें हैं, ठीक है, वो इसको परफॉर्म करती है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और तीसरा मैं अगर बोलूँ इंपॉर्टेंट डांस जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है, तो एक कड़सा। कौन सा है? कड़सा। और जो कड़सा डांस है ये कौन सा डांस है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो महिलाएं हैं वो सर पे कलसा लेकर के डांस को परफॉर्म करती है और ये CPO में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि और कोई डांस इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ, एक सरहुल है, ठीक है, सरहुल डांस है। सरहुल डांस भी इंपॉर्टेंट है जो कि झारखंड के आदिवासी लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। और एक आपका पूछा था मध्य प्रदेश, ऑप्शन में था मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश से आपको कौन कौन से नृत्य याद रखने हैं। और आपको मध्य प्रदेश से कौन को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोलूँगा वो है जवरा, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखो मटकी, ठीक है। और तीसरा में फूल पत्ती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डांस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और आपको इंपॉर्टेंट जो है माच। क्या है? माच, ये भी ध्यान में रखना है। इतने डांस को आपको ध्यान में अगर मैं पूछूं कि जो फूल पत्ती है, ठीक है, ये डांस कब परफॉर्म किया जाता है मध्य प्रदेश में, तो ये डांस जो है वहाँ पे एक फेस्टिवल लगता है मालवा, ठीक है। कौन सा? मालवा। और ये मालवा फेस्टिवल वहाँ लगता है, तो उस समय ये जो फूल पत्ती है ये डांस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट डांस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि वहाँ के फोल्क डांस के बारे में, वो है ग्रीडा डांस।
कौन सा है, ग्रीडा डांस, ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो मैंने जितने भी डांस थे वो मैं करवा दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन पैरालंपिक 2020, ठीक है। 2020 में जो पैरालंपिक हुआ था उसमें इंडिया का रैंक क्या था, तो ये इंडिया का रैंक था 24। और अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, क्या पूछूं कि जो पैरालंपिक 2020 हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये टोक्यो में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक्चुअली ये हुआ कब था, 2021 में हुआ था, होना 2020 में था, लेकिन कोविड के कारण से क्या हुआ था, ये 2020 में नहीं हो पाया था, इसीलिए 2021 में करवाया गया था, टोक्यो में करवाया गया था, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये टोक्यो में हुआ था, इसके पहले भी PYQ में पूछा था, मैंने आपको बताया था, तो देखता हूँ कि आपको कितना याद रहता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इसके पहले जो सवाल आया था कि जो पैरालंपिक 2020 था उसमें सबसे अधिक मेडल यानी कि रैंक 1 में कौन था, तो ये चाइना था, ठीक है। और कितना मेडल, 95 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ जो पैरालंपिक है उसका शुरुआत कब हुआ था, ठीक है, सबसे पहला तो 1960 में, और सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो आप सोच रहे हो जो पिक्चर है, मैंने जो पिक्चर इंसर्ट किया हुआ है, ये किस चीज़ का पिक्चर है, ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो पिक्चर है सो किस चीज़ का पिक्चर है, तो ये पिक्चर जो है सो है फ्रीजियन कैप, क्या है, फ्रीजियन कैप है, ठीक है। और ये फ्रीजियन कैप क्या होता है, ये क्यों मैंने लगाया है, तो ये जो फ्रीजियन कैप है सो ये मैस्कॉट है। अब किस चीज़ का मैस्कॉट है, आप पूछोगे किस चीज़ का मैस्कॉट है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये मैस्कॉट किस चीज़ का है। तो ये मैस्कॉट जो है आपका सो जो 2024 में, ठीक है, जो पेरिस में होगा, ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों इस बार 2024 में कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो मैस्कॉट है, ठीक है, वो कौन है, वो आपका फ्रीजियन है, ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रीजियन कैप। और ये फ्रीजियन कैप क्या है, ये फ्रीजियन कैप आप जो देख पा रहे हो ये क्या है, तो ये किसका प्रतीक है, जो फ्रीजियन कैप है ये किसका प्रतीक है, ये फ्रीजियन कैप किसका प्रतीक है, तो ये फ्रीजियन कैप आपका प्रतीक है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है, तो उसमें आज़ादी की खोज का प्रतीक है, ये आज़ादी की खोज का प्रतीक है, ये जो फ्रीजियन कैप है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 2028 में जो ओलंपिक होगा सो कहाँ पे होगा, तो ये आपका लॉस एंजलिस में होगा, कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में। और ये कहाँ है, तो ये USA में है। और हर 4 साल बाद क्या होता है, ये ओलंपिक होता है, ठीक है, ओलंपिक या पैरालंपिक। और मैं आपसे पूछूं कि जो ओलंपिक है, ठीक है, जो समर ओलंपिक है, ठीक है, समर ओलंपिक 2032 ये कहाँ पे होगा, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिस्बेन में हो जाएगा, कहाँ, ब्रिस्बेन, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। यानी कि 2024 आपको 2024 पता चल गया पेरिस में होगा, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। उसके बाद 2028 में जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 में कहाँ होगा, ब्रिस्बेन में होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो फ्रीजियन कैप है, ठीक है, ये क्यों यूज़ किया गया था, तो और ये किसका मैस्कॉट है, तो 2024 में जो ओलंपिक होगा और पैरालंपिक होगा वो दोनों का मैस्कॉट ये है, ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का मैस्कॉट है फ्रीजियन कैप है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इसका था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको पार्ट 3 में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया ये आपसे पूछ रहा है, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो क्या है आपका, वो है जस्टिसिएबल, ठीक है, वो क्या है, जस्टिसिएबल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो एक क्या होता है, जस्टिसिएबल होता है, नॉन जस्टिसिएबल होता है। तो जस्टिसिएबल क्या होता है, जिसमें आप मान लो कि आपके खिलाफ कोई फैसला सुना दिया जाता है, तो या तो आपके साथ कुछ गलत होता है या तो सरकार आपसे वादा करती नहीं करती है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है, मान लीजिए जो DPSP के अंतर्गत आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ये जितने भी हैं सो नॉन जस्टिसिएबल है। यानी कि ये ऐसा नहीं कि सरकार बोला है कि आपको आपके लिए ये करना चाहिए, आपका दायित्व है कि आप देश को मतलब देश को साफ रखो, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। तो अगर ऐसा करने में आप सामर्थ्य नहीं भी हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जस्टिसिएबल क्या होता है, जिसके ऊपर आप पे कार्रवाई हो सके, ठीक है, उसको जस्टिसिएबल कहा जाता है। और नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है, जिसके ऊपर आप पे कार्रवाई नहीं होगा, जो चीज़ करने के कारण आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, वो होता है नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। इसीलिए पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आपको मान लो कि जो फंडामेंटल राइट मिला है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप ये कर सकते हो कि हमें क्यों नहीं मिला, उसके ऊपर आप याचिका दायर कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो जस्टिसिएबल है, ठीक है। और नॉन जस्टिसिएबल जो ये प्रावधान किया गया आपको मिलना चाहिए,
ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो नॉन जस्टिसेबल क्या होता है, तो डीपीएसपी, और डीपीएसपी जो है सो कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर डीपीएसपी के बारे में आपसे पूछूं कि जो डीपीएसपी है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और कौन से पार्ट में डीपीएसपी आता है, तो पार्ट 4 में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पार्ट 4 कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 to 51 तक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और एग्जाम में हमेशा डीपीएसपी से सवाल पूछ ही देते हैं, तो जो डीपीएसपी है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले 36 है, तो 36 में क्या है, तो 36 में पूछा है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट का डिफिनेशन दिया हुआ है कि जो इसका डिफिनेशन है डीपीएसपी का, उसके बारे में इसे बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर मैं अगर आपसे पूछूँ 37 में क्या है, ठीक है, तो वो 37 में क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो 37 में क्या है, 37 इसका नेचर है, इसके नेचर के बारे में बताता है। और इसका नेचर कैसा है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है। और 38 में क्या है, तो 38 में ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव, डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वेलफेयर ऑफ पीपल, ताकि पीपल का वेलफेयर हो सके, वेलफेयर ऑफ पीपल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और 38 का 2 में क्या है, तो 38 का 2 में क्या है, तो इसमें है इन इक्वलिटीज़ को रिड्यूस करना है, जो हम लोगों के बीच में जो इन इक्वलिटीज़ है इसको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं तो 39 है, मतलब जो आर्टिकल 39 है उसमें क्या है, तो इसमें है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब जैसे कि समान कार्य के लिए समान पैसे। ये नहीं आप कह सकते हो कि आप महिलाएं हैं तो आपको पैसे कम मिलेंगे, नहीं, जो जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और मैं कहूँ कि 39 का ए में क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्री लीगल एड, इसके तहत आपको फ्री लीगल एड मिलेगा। ठीक है, यानी कि मान लो कि आप पे कोई मुकदमा होता है तो आपके पास तो पैसे नहीं जो आप वकील कर पाओगे, तो इसके माध्यम से 39 के ए के माध्यम से ये नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो आपको फ्री लीगल एड दे। और ऐसा नहीं कि ये नॉन जस्टिसेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया तो आप उसके ऊपर केस कर देंगे, ऐसा नहीं, ये उसका दायित्व है कि आपको फ्री लीगल एड दे। ठीक है, ये बात बोलना चाहते हैं। और फिर मैं आपको 40 के बारे में बताता हूँ कि 40 जो है उसके बारे में क्या रखना है। तो आर्टिकल जो 40 है, ठीक है, उसमें क्या ध्यान में रखना है, तो 40 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यानी कि आप अपने पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन करवाना चाहिए। उसके बाद 41 में क्या है, तो 41 में है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। ठीक है, और फिर अगर मैं पूछूं कि राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और फिर पब्लिक असिस्टेंट है, ठीक है, ये सब बातों को इसमें अंदर ध्यान में रखना है। और 42 में आपसे पूछो 42 में क्या है, तो 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। ये नहीं कि आप मुझे काम दे दो और काम करने का जो जगह है वो ठीक नहीं है, ह्यूमन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सही कंडीशन में होना चाहिए, काम अच्छा मिलना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। और जो 42 में एक चीज़ और है कि मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव ये भी अच्छा है। ठीक है, मतलब मैटरनिटी जो रिलीफ है सो उसका जिक्र इसी में है। ठीक है, कि मैटरनिटी लीव ये महिलाओं के लिए स्पेशली है, जैसे कि मैटरनिटी पीरियड में हो तो उसको मैटरनिटी लीव देना चाहिए, ये भी इसमें है। अब 43 में क्या है, इसमें है कि लिविंग वेज, लिविंग वेज, जैसे आप जॉब करते हो तो वहाँ पे लिविंग वेज आपको मिलना चाहिए। ठीक है, और मैं पूछूं कि 44 में क्या है, तो आप क्या बताओगे 44 में क्या है, अब बताओ 44 में क्या है। तो 44 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 44 में आपका यूसीसी है, क्या है, यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले कौन सा स्टेट लागू किया था, तो गोवा, और अभी फिलहाल में कौन किया है, तो उत्तराखंड किया है, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, उत्तराखंड। और मैं आपसे अगर पूछूं कि जो 45 है, ठीक है, 45 में क्या है, कौन सा 45 में, तो इसमें है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ये है इसमें, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि जो 46 में है, 46 में क्या है, 46 में आपको क्या करना है, तो 46 में ये है कि मतलब SC ST और वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब SC ST और किसके लिए, OBC, मतलब वीकर जो सेक्शन है, ठीक है, वीकर सेक्शन है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए 44 है यूसीसी। अबर ही जो बिहार का टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यूसीसी सबसे पहले कहाँ, मतलब अभी फिलहाल में कहाँ लागू किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना था। ठीक है ना, और अगर मैं पूछूं 47 में क्या है, ठीक है, तो 47 में क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो SC ST है तो फिर वीकर सेक्शन के व्यक्ति उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट करे। ठीक है, ये उनका दायित्व है। न्यूट्रिशन का व्यवस्था उसके लिए करे कि न्यूट्रिशन सही से उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब दायित्व है। और 48 में क्या है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर,
ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 49 में क्या है, ठीक है, 49 में क्या है, ये मैं आपका पूछूं कि 49 में क्या है, ठीक है। तो 49 में क्या है, तो ये 49 में आपका है कि नेशनल इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है, जो नेशनल का इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है, नेशनल का जो अपने देश का जो इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है, ठीक है, उनकी हमें रक्षा करना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक छूट गया जो इंपॉर्टेंट था 48 का ए, मुझे ध्यान में आ गया अचानक से, 48 का जो 1 है, ठीक है, ए है, ये 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976, इसमें ये कहा गया था कि जितने भी इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, जितने इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ है इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये इसमें है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 48 का ए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं आपसे पूछूंगा 51 में क्या है, आर्टिकल 51 में क्या है, तो इसमें पीस के बारे में, इंटरनेशनल पीस के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसको कैसे याद रखो, जैसे 51 रुपये का आप चंदा चढ़ा दो तो क्या होगा, उससे पीस आ जाएगा। और मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ 50 में क्या है, 50 जो आर्टिकल 50 है, ठीक है, उसमें क्या है, तो इसमें यह है कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, दोनों को एक में दोनों मतलब एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है, दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ओके, ये आपको ध्यान में रखना था। तो मैंने इंपॉर्टेंट कोशिश किया कि मैं आपको मतलब डीपीएसपी के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी दे सकूँ और मैंने वो देने का प्रयास किया, ठीक है। आपको इतने अलग 36 से लेकर 51 तक मैं आपको एक ओवर भी दे दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी, मतलब इनमें से कौन सा है जो मनी का फंक्शन नहीं है, ये सवाल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि जो मनी है सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा क्या, यानी कि इसके बारे में समझते हैं। तो मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे कि आप देखो क्या है, मान लो कि आपको कोई पेन खरीदना, राइट, अगर आपको कोई पेन खरीदना है, ठीक है, और ये पेन खरीदना है तो आप क्या करोगे, इसके बदले आप पैसा दोगे। मान लो कोई बुक खरीदना है, ठीक है, तो आप क्या करो, पैसा दोगे तो आपको वो बुक देगा। तो ये मनी ऑफ एक्सचेंज काम, मनी का क्या काम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जब पैसा आप उसको पैसा दिए तो आपको क्या दिया, बुक दिया, तो क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन रहा है। मतलब ये तो ऑप्शन आपका ये मनी का जो फंक्शन है, ये तो मनी का आपका फंक्शन है, एक्सचेंज करने काम आता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम इन स्टोरेज। अब बताओ एक मेरे बात अब बताओ मेरे भाई एक बात आप, ठीक है, कि प्रॉब्लम इन स्टोरेज, मान लो कि मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये बोलोगे आपकी रखने में हमको समस्या है, मैं नहीं रख पाऊंगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं बोलोगे। मतलब इसको रखने का टेंशन नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम इन स्टोरेज नहीं है, यानी कि मनी का ये फंक्शन नहीं कि इसको रखने में दिक्कत है। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ठीक है, कि प्रॉब्लम इन स्टोरेज, यानी कि मनी का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कि कोई मनी का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि इसको रखने में दिक्कत हो, ठीक है। अब मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब क्या करना चाहता है, जैसे आप देखो, मान लो कि वैल्यू को मेजर करना, मान लो कि कोई कपड़ा आपने खरीदा, राइट, मान लो ये कपड़ा आपने खरीदा, ठीक है, ये आपने कपड़ा खरीद लिया कोई, ठीक है, ये कपड़ा खरीद लिया, तो ये कपड़ा जो आपने खरीदा, तो ये कपड़ा का मतलब कि महंगा है या सस्ता है, कौन डिसाइड करेगा, पैसा, ठीक है, कितना पैसा, तो मान लो कि 5000 आपने दिया, ठीक है, ये कपड़ा का। और एक और व्यक्ति है जो ये कपड़ा खरीदता है, ठीक है, तो वो इस कपड़ा का कितना देता है पैसा, तो ये वो है सो एक कपड़ा का देता है 2000 रुपया, ठीक है। तो ये वैल्यू को मेजर करता है, मतलब पैसा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कपड़ा का वैल्यू, ठीक है, तानी वैल्यू को मेजर करता है, तो इसका फंक्शन है, हाँ ये भी इसका फंक्शन है, ठीक है। तो जो इस तरह के सवाल है वो आपको लॉजिक से सॉल्व करने पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा एग्जाम में, अगर आपका दिमाग चल रहा होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, और अगर आप हड़बड़ाए रहोगे तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं बता सकता इसका बेसिक किससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ है, बस आपका लॉजिक वहाँ दिमाग अगर काम कर गया तो आप इसको टिक करके आ जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि डैश इज ए नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फार्मूला C6H5 2CO, ठीक है। ये जो कह रहा है जो फार्मूला है, ठीक है, सो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, तो ये है बेंजोफिनोन, किसका है, बेंजोफिनोन है। और ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हो ये किसका है, बेंजोफिनोन का है, ठीक है। आप इसमें देखो ON लगा हुआ है, तो ये ON जो है सो फंक्शनल ग्रुप है किसका, मतलब किसके, ऐसे कि अगर मैं बोल दूँ आपको ऐसे कीटोन, ठीक है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO होता है, क्या होता है, CO होता है, ठीक है। और लास्ट में जितने भी कीटोन के कंपाउंड है लास्ट में उस पर ON लगे रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर देखो इसको याद कैसे रखोगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन का 4 हाथ, जब भी तो कार्बन का आपको 4 हाथ दे देना है, ठीक है। तो इसको मैंने ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। जैसे कि जो एक कीटोन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और A और ये 4 हाथ है, ठीक है। अब एक बात इसको मैं याद करवाने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप इसको बहुत याद रखो, मुंडी, जैसे कि जो लोग खेतों में ऐसे मुंडी लगा करके ऐसे नहीं कर देते हैं,
याद होगा खेत में जब खेती होता है तो ऐसे लगा करके हम लोग खेत में लटका देते ताकि जानवर इससे डर के भाग जाए, सोचे कोई है। तो ये बस मुंडी है, जो मुंडी होता है खेतों में वही ये मुंडी है, ठीक है। और इसमें जैसे कि ये है आपका, ये मुंडी हो गया, ठीक है, वो हो गया, ये हाथ हो गया, ठीक है। तो ये भूत है समझो, कीटोन का। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताने का, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और कीटोन से एक सवाल ये भी पूछता है कि जो कीटोन होते हैं, ठीक है, तो एसीटोन से आपको पूछ देगा, एसीटोन, ठीक है, इससे सवाल पूछ देगा। तो एसीटोन क्या होता है, तो वही जो कीटोन होते हैं, प्रोपेनॉन इसको कहा जाता है। क्या कहता है, प्रोपेनॉन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि जो प्रोपेनॉन होते हैं, मतलब जो 3 कार्बन के कीटोन होंगे उसको क्या कहते हैं, प्रोपेनॉन। और प्रोपेनॉन का जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसीटोन है। ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, देखो ये बेंजीन का है। ये किसका है, ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का है। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली ये होता है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट बॉन्ड में ये बेंजीन है। तो ये बेंजीन एक बेंजीन ये, तो ये डाइबेंजीन हो गया यहाँ पे। और ये कीटोन ग्रुप का लगा हुआ यहाँ कार्बन है, ठीक है। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, और डबल बॉन्ड इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया, ठीक है। मतलब बेंजोफिनोन हो गया, 2 बेंजीन लगा हुआ है, और ये कीटोन लगा हुआ है, इसलिए ON लगा हुआ है। यहाँ पे ON क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये कीटोन के कारण से, ये जो कीटोन है इसके कारण से ON वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हो गया बेंजोफिनोन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और एक सवाल ये भी एग्जाम में पूछ देता है आपसे कि जो बेंजीन है, ठीक है, उसका सबसे पहले जो डिस्कवर किया था बेंजीन का, वो कौन किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। कौन किया था, माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। यही जो थे फैराडे जो थे, तो ये बेंजीन का सबसे पहले क्या कहते हैं, डिस्कवर किया था। ये भी सवाल आपका पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी जोन ऑफ द अमृत अटल मिशन फॉर rejuvenation and urban transformation mission which was launched by the government of India in 2015, ठीक है। ये मिशन तो कहता है इसका प्रायोरिटी जोन क्या था, ठीक है। जो अमृत मिशन उसका प्रायोरिटी जोन क्या था, उसका सही उत्तर हो जाएगा वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सेवरेज, ठीक है। अब मैं इसको तो आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। देखो ये क्या है, जैसे कि मान लो बाढ़ आ गया, ठीक है, पानी पड़ा, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी पड़ा, तो बहुत तेज़ पानी पड़ने के कारण क्या होता है, रास्ते में पानी जम जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि बाढ़ जैसा स्थिति आ जाता है, ठीक है। काफ़ी पानी, क्योंकि नालों से बढ़िया से पानी निकल नहीं पाते हैं, तो उन सबको ठीक करना इसका ये उद्देश्य भी था। और क्या था कि जलापूर्ति को ठीक करना, और मतलब कि अगर मेनली देखा था तो शहर में जो विकास है, ठीक है, अर्बन में जो विकास है उस पर ध्यान देना, ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। और इसको लॉन्च कब किया गया था, 2015 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेशन इन 1932, ठीक है। सवाल ये कर रहा है कि कौन फाउंडर थे हरिजन सेवक संघ का, ठीक है, जो कि 1932 में बनाया गया था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, हरिजन सेवक संघ बनाया था। हरिजनों के उत्थान के लिए उन्होंने ये इसका स्थापना किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हरिजनों के लिए BR अम्बेडकर ने भी बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि अगर मैं BR अम्बेडकर के बारे में आप बोलूँ कि इंपॉर्टेंट बात आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले याद रखो कि 1920 में इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है। कौन सा बुक लिखा था, मुक नायक, ठीक है। उसके बाद फिर आप याद रखो कि 1927 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, बहिष्कृत भारत। कौन सा, बहिष्कृत भारत, ये भी आपको ध्यान में रखना, ओके। और अगर मैं बोलूं कि 1930 में, ठीक है, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। और मैं अगर बोलूँ आपको कि और की क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है, तो एक और आप इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ध्यान रखो कि जो 1930, 31 और 32 जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, उनमें मात्र एक भारतीय जो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, वो थे BR अम्बेडकर ही थे, ठीक है। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं BR अम्बेडकर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और BR अम्बेडकर जो है उनका जो निधन होता है सो 1956 में हो जाता है, ठीक है। ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको BR अम्बेडकर के बारे में थोड़ी बातें बताया, अब मैं आपको बताऊंगा ज्योतिबाई फुले के बारे में, ठीक है। और जो ज्योतिबाई फुले हैं उन्होंने एक संस्था बनाया था, सत्य शोधक समाज, ठीक है, जो कि 1873 में बनाए थे। कौन सा समाज, सत्य शोधक समाज, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट सवाल ये है कि सोहन सिंह बाखना एंड हरदयाल, ठीक है, वेयर
प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शुरू में ये किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, तो ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और गदर पार्टी जो है इसका स्थापना कब किया गया था, 1913 में किया गया था, और कहाँ किया गया था, यूएसए में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये गदर नामक एक न्यूज़पेपर भी चलाते थे, ठीक है, और ये न्यूज़पेपर दो भाषा में रहता था, एक उर्दू और दूसरा पंजाबी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। और गदर पार्टी ने एक आश्रम बनाया था, कौन सा आश्रम था, ये युगांतर नाम के आश्रम बनाए थे, ठीक है, यही गदर पार्टी ने बनाए थे, ये भी बात को आपको ध्यान में रखना, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो अच्छा, ये सीरीज़ काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं मतलब ये जो लेसन है, ये सीरीज़ है, मैं आज 9 क्वेश्चन तक आपको बताता हूँ, ठीक है। कल मैं आपको 9 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक आपको बताऊँगा, ओके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और आप मेहनत करो अच्छे से, आपका रिजल्ट आपके मेहनत में ही छिपा हुआ है, आप जितना मेहनत करोगे उतना निखरोगे। और देखो PYQ का एनालिसिस आप जरूर किया करो, और सिर्फ जीके का ही नहीं, मैथ्स का भी करो, इंग्लिश का भी करो। आप अपना तैयारी ऐसा करो कि आपको एक आइडिया आ जाए कि सवाल कहाँ से पढ़ने हैं, ये ज़रूरी है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फोड़ने के पहले ये ज़रूरी है कि आप ये समझ पा रहे हो कि एग्जामिनर ये गूगली जो फेंक रहा है सो कहाँ से फेंक रहा है, ओके, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।